वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में निश्चित ही आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका आंसर हमेशा कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा करें जिससे ये चीज़ आपको हमेशा याद बनी रहे। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वित्त मंत्री डॉक्टर युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो इस्तीफा दिया गया है ये किस देश के वित्त मंत्री हैं? तो ये नेपाल के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर है। तो नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा। अब देखिए, बात अगर नेपाल की है तो नेपाल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में, ये कौन सा देश है? नेपाल, जो कि एशिया महाद्वीप की कंट्री है, नेपाल है। अब बात आती है नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इधर उत्तराखंड, इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उधर ऊपर कौन सा? सिक्किम। तो इतने राज्य नेपाल से सटे हुए और यहाँ पर क्या है? चाइना। अब नेपाल की बात आई तो देखिए, नेपाल के बारे में आपको बता देता हूँ, इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? संयोग थुंगा फुल्का हामी, यानी कि सैकड़ों तरह के फूल हम। राजधानी यहाँ की काठमांडू है। यहाँ की भाषा जो है वो नेपाली है। लोकतांत्रिक सरकार है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, जबकि पहले कौन थे? रामवरण यादव। कब से कब तक? 2008 से 2015 तक। प्रेजेंट टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद ओली हैं, जबकि पहले कौन थे? मुख्तियार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो डांपे है। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का लाली गुरांस है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पोशाक यहाँ की दोहरा सुरवाल है। संविधान यहाँ का बना था 20 सितंबर 2015 को। यहाँ की जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, जिसमें कुल टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 334। यहाँ की राष्ट्रीय नदी करड़ाली और यहाँ की राष्ट्रीय झील राराताल है। और दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर भी नेपाल में ही है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसको आपकी स्थानीय भाषा में किस नाम से जाते हैं? सागर माथा से। यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य नेवा नृत्य है। राष्ट्रीय खेल दांडी बियो है। और यहाँ के उत्सव कौन कौन से हैं फेमस, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दसई तिहार, माघ संक्रांति, लोसर, महाशिवरात्रि, होली, तीज, लोसर, जाना। तो इतना आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि नेपाल एक भारत का पड़ोसी देश है जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। नेपाल के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। अब देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 132वीं जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। ये भारत के हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने शिक्षक के क्षेत्र में लगभग 32 साल अपने दिए थे, जिसमें इनका बहुत ज्यादा अहम योगदान था। तो इस तरीके से इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। जबकि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब देखिए, किसी दिवस की बात आई है तो आप वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में मैंने आपको जितने भी दिवस बताए हैं उन्हें सीरियल क्रम में लिखने की हैबिट बनाओगे तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये नाम वापस लिया गया है हरभजन सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो हरभजन सिंह ने हाल ही में आईपीएल 2020 से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के प्लेयर हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले सुरेश रैना ने भी अपना नाम वापस ले लिया था और ये हरभजन सिंह दूसरे प्लेयर है। आईपीएल 2020 जो होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। कब से कब तक? तो 17 सितंबर से चालू होगा, ठीक है, आईपीएल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ब्रिक्स खेल मेजबानी जो सौंपी गई है वो किस देश को सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो ब्रिक्स खेल 2021 की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। अब भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत भी एशिया महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का एक देश है। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इतने राज्यों से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ।
भारत की राजधानी आपको पता ही है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी है, जो कि 14वें नंबर के, जबकि यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, वो भी 14वें नंबर के हैं। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी, और जो सबसे लंबी नदी भी है वो कौन सी है, गंगा नदी। और भी बहुत सारी बातें, जो भारत देश के वासी भी हैं, तो भारत के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रूस सरकार ने नो आर्म्स सप्लाई नीति किस देश के लिए कायम की है, तो ये की गई किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो पाकिस्तान के लिए रूस सरकार ने एक नीति चलाई है, कौन सी नीति, नो आर्म्स सप्लाई, यानी कि अब रूस पाकिस्तान को कोई भी आर्म्स यानी कि हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ये किसके अनुरोध पर किया, तो भारत के अनुरोध पर, किसके द्वारा, रूसी सरकार के द्वारा। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकवाद फैलाता है। तो इसी वजह से रूसी सरकार ने नो आर्म्स सप्लाई नीति लागू कर दी है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। अब देखिए पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान के बारे में सारी चीजें आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं कौन सा देश है, पाकिस्तान, जो कि भारत से सटा हुआ है। भारत और इसके बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, और जो कि जम्मू कश्मीर से कौन सी रेखा बनाता है, एलओसी बनाता है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो कौमी तराना है। यहाँ की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का कराची, और यहाँ की जो भाषा है वो उर्दू है। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट यहाँ के आरिफ अलवी हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रेजेंट टाइम के इमरान खान है। स्वतंत्रता इसे प्राप्त हुई थी 14 अगस्त 1947 को। इस्लामिक गणराज्य बना था 23 मार्च 1956 को। यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा, पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था पाकिस्तान के लिए वो किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया था, 1930 में। जबकि पाकिस्तान जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। कब, 1933 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु मार्कोर, राष्ट्रीय फूल यहाँ का चमेली। यहाँ के जो राष्ट्र कवि हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। राष्ट्रीय हीरो मोहम्मद बिन कासिम। राष्ट्रमाता यहाँ की फातिमा। पाकिस्तान डे मनाया जाता है 23 मार्च को। और जबकि यहाँ की जो संसद है वो नेशनल असेंबली या सीनेट कहते हैं, निम्न सदन कौमी असेंबली भी इसे कहते हैं। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी वो कौन सी है, सिंधु नदी, जो कि सबसे लंबी नदी भी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नहरों का संचार है तो वो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा किस कंपनी ने हासिल किया है, तो ये जो किया गया है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया अडानी कंपनी के द्वारा, यानी कि अडानी ग्रुप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो अडानी ग्रुप ने नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्कोर प्राप्त किया है। विश्व में सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा इस कंपनी ने क्या किया है, हासिल किया है। अगर हम अडानी ग्रुप का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो 12.32 गीगावाट तक ये पहुंच चुका है, यानी कि 12.32 गीगावाट ऊर्जा ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब देखिए अडानी ग्रुप कहाँ का है, भारत का। मैं अडानी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अडानी जो कंपनी है वो गुजरात राज्य में स्थित है, जिसके अगर हम चेयरपर्सन की या फाउंडर की बात करें तो वो गौतम अडानी है। फाउंडर यानी कि वही थे गौतम अडानी, और ये फाउंडर कब हुई थी, 20 जुलाई को। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, अहमदाबाद में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जो जारी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, कौन सा, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रत्येक राज्य में जो यंग चाइल्ड हैं उनके बारे में बताया है, छोटे बड़े बचपन से लेकर अब तक उनकी रिपोर्ट तैयार की है। ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो नीति एडवोकेसी संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसने स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर इस रिपोर्ट को क्या किया है, तैयार किया है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको पहले बात तो किसने लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च की गई है, जारी की गई है, वो किसके द्वारा की गई है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगर इस रिपोर्ट की घटना, रिपोर्ट की मुख्य बातें जो रही हैं उनकी बात करें तो भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे हैं, 159 मिलियन बच्चे हैं, जिसमें से 21% अल्पपोषित हैं, 36% कम वजन के हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है। पर्यावरण सूचकांक के अनुसार शीर्ष जो 5 उच्च प्रदर्शन वाले राज्य है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले जो अच्छा राज्य है इसमें इसी रिपोर्ट के अनुसार वो है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा पंजाब, चौथा सिक्किम और लास्ट है हिमाचल प्रदेश। अब जिनकी बाल विकास में देश में औसत से कम स्कोर है वो कौन कौन से हैं, तो असम, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
ये सब क्या है, बाल विकास में औसत से भी कम स्कोर इन्होंने प्राप्त किया, जबकि सबसे अच्छा जो समर्थन हासिल हुआ है वो किसको, इसको केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। तो इतना आपको इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो बैठक में हिस्सा लिया है वो किसने लिया है, प्रहलाद सिंह पटेल ने। किसने, प्रहलाद सिंह पटेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने 5वीं जो ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन हुआ है, मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति बैठक में क्या लिया है, भाग लिया है। यह रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी बैठक, रूसी संघ की अध्यक्षता में। और भारत ने 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान पुस्तकालयों को खोलने की भी योजना इसके तहत बनाई है। 2021 में जो अध्यक्षता होगी भारत के द्वारा की जाएगी इसकी। और यहाँ का जो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे जो इसकी थीम रही है वो बॉन्डिंग रीजन्स एंड इमेजिंग कल्चरल सिनर्जीज रही है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात आई अगर ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। ब्रिक्स के बारे में सारी चीजें, एक संगठन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले इसका नाम केवल क्या था, ब्रिक। पहले इसका नाम क्या था, केवल ब्रिक। जब ये बना था तो ब्रिक के तहत ये ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, यही इसके फाउंडर थे जिन्होंने इसे फाउंड किया था। बाद में इसमें कौन सा जोड़ा था, साउथ अफ्रीका जोड़ा था। अब ये 2009 से चला आ रहा है, जिसमें अगर हम बात करें 2010 में कौन हुआ था, साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया था। ब्राजील होस्ट करेगा, 2019 में होस्ट कर चुका है दरअसल 11वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो किसने किया था 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में, तो वो किया गया था ब्राजील के द्वारा। इसका गठन कब हुआ था, 2009 में। 2010 में कौन जुड़ा था, साउथ अफ्रीका। टोटल मेंबर देश इसमें कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के जो मैन रहते हैं, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी रहते हैं, वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 में मानसून सत्र के दौरान क्या पेश नहीं किया जाएगा? तो क्या पेश नहीं किया जाएगा मानसून सत्र के दौरान? तो प्रश्नकाल भी पेश नहीं होगा, शून्यकाल भी पेश नहीं होगा और निजी सदस्य विधेयक भी पेश नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा उपयुक्त तीनों विकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 डी आंसर सही। तो इस बार कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, उसी कारण इस बार मानसून सत्र जो 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है हमारे संसद में, उसके दौरान ये चीजें पेश नहीं की जाएंगी। कौन कौन सा, प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्य विधेयक, तीनों ही पास, यानी कि तीनों ही पेश नहीं किए जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, दरअसल ये होते क्या हैं, जैसे हम प्रश्नकाल या शून्यकाल की बात करें तो दरअसल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के अंतर्गत, जिनमें हम समय की बात करें तो 11 से 12 बजे का इस समय होता है। पहला 1 घंटे को हम क्या कहते हैं, संसद बैठक जो रहती है, संसदीय बैठक, उसका पहला घंटा ही क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। और उस प्रश्नकाल की जो समय अवधि होती है वो 1 घंटा होती है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं 11 से 12 बजे के लिए? तो तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, लघु सूचना प्रश्न होते हैं। जबकि शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है इस घंटे के दौरान, तो ये भी 1 घंटे का समय होता है। सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल में पहले से मामले बताए जाते हैं, जबकि शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के भी मामले उठाए जा सकते हैं। अगर निजी सदस्य विधेयक की बात करें तो यह एक सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो कार्यकारी शाखा की ओर से कार्य नहीं कर रहा है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रदेश सरकार की अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है? तो ये जो बरकरार रखा गया है वो रखा गया है आंध्र प्रदेश सरकार के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दरअसल क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसका विरोध किया था। उसके तहत उन्होंने बताया था कि 5वीं तक की क्लास के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम होना जरूरी है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या था कि मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में 5वीं क्लास तक शिक्षा देना जरूरी है। तो इस याचिका को खारिज कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। पहले उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था और अब किसने खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा, इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है।
आंध्र प्रदेश ही भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, तो राजधानी इसकी विशाखापट्टनम है, अमरावती है, कुर्नूल है। कितनी राजधानी है इसकी? 3। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव अमरावती है और जुडिशियल इसकी कर्नूल है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कौन सी है, तो वो हैदराबाद है। उसका कारण, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में पड़ता है, तो तेलंगाना अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। कब अलग हो गया था? 2 जून 2014 को ये अलग हो गया था, हैदराबाद वहां चला गया, लेकिन 2024 तक हैदराबाद ही राजधानी रहेगी। उसके बाद कौन सी राजधानी हो जाएंगी, तो वो मैंने आपको बताया, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो विशाखापट्टनम ही है। प्रेजेंट टाइम के यहाँ की गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 175 हैं और विधान परिषद सीटें यहाँ पर 58 है। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 25। लोकसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 25। और क्षेत्रीय अगर हम बात करें तटीय रेखा की लंबाई, तो तटीय रेखा की लंबाई में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर गुजरात है और दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद प्रशांत रणनीति लॉन्च की है? तो ये जो हिंद प्रशांत रणनीति लॉन्च की गई है किस देश के द्वारा की गई है, तो ये की गई है जर्मनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो जर्मनी ने हाल ही में भारत के साथ रणनीति लॉन्च की है। कौन सी रणनीति? हिंद प्रशांत। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर है उसके बीच में जो संचालन होता है या व्यापार होता है, उसके तहत ये काम करेगा। जर्मनी द्वारा ये रणनीति लॉन्च की गई है। क्यों? क्योंकि चाइना से इस समय लगभग सभी देश खफा हैं, उसकी नीतियों से, उसकी विचारधारा से, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जर्मनी ने भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत रणनीति लॉन्च की है। अब ये रणनीति क्यों लॉन्च की गई है, क्या इसके कारण है, क्या इसका महत्व होगा? तो देखिए, यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष और यूरोप की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, वो इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। अब ये किसके साथ की है, तो भारत के साथ की है। इससे होगा क्या कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यवहार के कई अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मनी ने बिमस्टेक और इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है और यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर भी क्या करेगा, काम करेगा। और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों में भारत और जापान के साथ सहयोग करने की भी अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, बात अगर जर्मनी की आई है तो जर्मनी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये जो आप देश देख रहे हैं कौन सा देश है? जर्मनी। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहाँ पर हिटलर भी हुआ करते थे। वो भी कहाँ पे हुआ करते थे? जर्मनी में ही हुआ करते थे। यहाँ की जो राजधानी है वो बर्लिन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा यहाँ पे जर्मन है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का बर्लिन है। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे चांसलर होता है। यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल महिला है। कौन है? एंजेला मर्केल। इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो कौन सी है? यूरो। तो इतना आपको जर्मनी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा? तो ये जो जोड़ेगा वो किस राज्य को जोड़ेगा बांग्लादेश से? तो वो जोड़ेगा त्रिपुरा को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक कौन सा जलमार्ग बनाया गया? सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग। सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग। इस जलमार्ग से होगा क्या, तो ये मार्ग पहली बार त्रिपुरा को बांग्लादेश के रास्ते भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ेगा। इससे क्या होगा? व्यापारी और कारोबारी से जुड़े लोगों को परिवहन का काफी किफायती, तीव्र, सुरक्षित और स्वच्छ माध्यम उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, बात अगर त्रिपुरा की आई है, त्रिपुरा के बारे में आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश से सटा हुआ ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें त्रिपुरा के बारे में होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला। कौन सी राजधानी है इसकी? अगरतला। ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? भारत के असम और मिजोरम। कौन कौन सा? असम और मिजोरम। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो रमेश बायस हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेजेंट टाइम के बिप्लब कुमार देव हैं। बिप्लब कुमार देव। यहाँ की जो विधानसभा है वहां पर 60 सीटें हैं। और अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली, इंग्लिश और कोक बोरोक यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन हो गया है? तो ये हुआ है जॉनी बक्सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो जॉनी बक्सी का हाल ही में क्या हो गया? निधन। जिन्होंने डाकू और पुलिस और खुदाई जैसी फिल्मों का क्या किया था? निर्देशन किया था। तो इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से 83 साल की उम्र में इनका मुंबई में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कावेरी कॉलिंग आंदोलन के जश्न के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कितनी नदियों के कायाकल्प पर काम करने की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा की गई है ये कितनी नदियों के लिए की गई है? 13 नदियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही आंसर है। तो 13 नदियों के कायाकल्प करने की जो घोषणा की गई है वो प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। इन्होंने कहा है कि 13 नदियों पर बहुत अच्छा काम किया जाएगा, उन्हें स्वच्छ बनाया जाएगा। और ये कावेरी कॉलिंग क्या है? तो देखिए कावेरी कॉलिंग एक अभियान है जिसे ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने 2019 में लॉन्च किया था, जो कि कावेरी नदी को शुद्ध बनाने के लिए प्लस कावेरी बेसिन में निजी कृषि भूमि पर वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो इसी के दौरान 4 सितंबर को ये काम किया गया है। 13 नदियों के कायाकल्प की इसमें घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को हाल ही में किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कर्नाटक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही है। तो कर्नाटक ने हाल ही में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को यहाँ की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्या किया जाएगा? सूचना के क्षेत्र में तीव्रता रूप से काम किया जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 225, विधान परिषद सीटें यहाँ पे 75। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। भाषा यहाँ की कन्नड़ है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के कौन है? वजुभाई वाला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम है वो BS येदियुरप्पा है। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनात्मक है क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद भी और विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ की जो मुख्य नदियां वो कौन कौन सी है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, मलयप्रभा, शरावती। शरावती नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। शिमोगा जिले में जो अगुम्बे नामक स्थान है वो पूरे भारत का दूसरा सर्वाधिक वार्षिक औसत वाला क्षेत्र है, क्योंकि पहला कौन सा है? मासिनराम चेरापूंजी। सबसे ऊंचा स्थल यहाँ का चिकमंगलुरु जिले में स्थित मुल्यनगिरी पर्वत है। कौन सा? मुल्यनगिरी पर्वत। यहाँ की जो बंगलुरु सिटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से, क्योंकि यहाँ पे चिप का काम बहुत ज्यादा होता है, सिलिकॉन पदार्थ बहुत ज्यादा यूज की जाते हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु वो हाथी, राजकीय वृक्ष चंदन, राजकीय फूल कमल और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया, लेकिन कुछ लोगों ने डिटेल में आंसर किया। मैं फिर वही कहूंगा कि सभी लोग आंसर डिटेल में किया करें। क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये लगाई गई है महाकालेश्वर मंदिर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया था और डिटेल में भी किया था। जितने भी लोग देखते हैं आंसर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दिया करें और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें भैया ना। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन है, पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो वो आपको बताना है, उस देश के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको लिखना है। और पेंटागन क्या है, कहाँ की ये कंपनी है जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है, सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक में भी शेयर कर दिया करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।